करिए। Hello, Hello. hi, good afternoon, everyone. Very warm welcome to our session today on agri commodity market and asset class. तो बेसिकली आज के सेशन में हम सभी समझेंगे कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो होती हैं हमारी उसके अंदर मार्केट किस तरीके से डेवलप्ड है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है और उसको कैसे हम एक एसेट क्लास की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में एंड आज हमारे साथ मिस्टर अमोघ घोटस्कर जी भी हैं जो कि एक प्रोफेसर हैं, एक ट्रेनर हैं। आज हमारे साथ वो जुड़े हैं। आज वो हमें बताएंगे एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे थे। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, मिस्टर अमोघ घोटस्कर सर। Yeah, thank you, ma'am. Sir, your voice is not audible to us. Shall we start? Is it audible now? Yes, sir. Yes, sir. Let us start with the session. Sure, sure. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. It's visible, sir. Okay, great. So basically आज का जो सेशन है, श्रुति क्या आप बाकी सबको म्यूट कर सकते हो प्लीज? किसी का आवाज एको हो रहा है। ओके, थैंक यू। सो बेसिकली आज का जो सेशन है उसमें दो चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले तो कमोडिटी मार्केट्स जो है, एग्री कमोडिटी मार्केट्स जो है, वो कैसे काम करते हैं, एंड सेकेंडली आप कैसे उसे एसेट के लिए डाइवर्सिफाई एसेट करके डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। ये आज हमें सेशन में देखना है। तो सबसे पहले हम एक ओवरऑल कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में समझ के आगे फिर जाएंगे। फिर प्रोजेक्शंस क्या क्या कमोडिटीज के हैं और क्यों हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सेशन के एंड में आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम लेंगे। सो विल फर्स्ट कंप्लीट द सेशन और फिर एंड में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो लास्ट में हम ले सकते हैं। सो सबसे पहले तो आज कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले बात करेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। सो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो बेसिकली बहुत ही पुरानी परंपरा है और ये चालू है। 19 सेंचुरी से इसकी शुरुआत हुई थी और बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन सबसे पहले, जो बॉम्बे जो भी रहते होंगे उन्होंने अगर कॉटन ग्रीन स्टेशन देखा होगा, उसके बाजू में एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है, वो बेसिकली बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में धीरे धीरे रीजनल कमोडिटी मार्केट्स जो है वो शुरुआत हुई। उसके बाद में 1910 से लेके 1930 के बीच में रॉ जूट और ऑयल सीड्स जैसे कमोडिटीज लॉन्च किए गए। उसके बाद में एक रेगुलेटर की स्थापना की गई जिसे एफएमसी कहा जाता था, फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन। अभी उसका विलगीकरण हो गया है एंड इट्स ऑलरेडी मर्ज्ड इनटू सेबी। अभी फिलहाल एफएमसी नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। सो इसकी स्थापना जो थी वो 1953 में की गई और उसके बाद में फिर थोड़े दिनों तक, थोड़े सालों तक रादर,
कमोडिटी मार्केट्स को, कोई कमोडिटीज को बैन किया गया, उसके बाद में वापस धीरे धीरे करके कमोडिटीज खोली गई और 2001 में लिस्ट ऑफ कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए लॉन्च की गई 2001 साल में। उसके बाद में 3 नेशनल जो कमोडिटी एक्सचेंजेस है उनकी स्थापना की गई और 2003 ऑनवर्ड्स इनकी सबकी शुरुआत की गई थी। एंड जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, एफएमसी का फिर जो ये था विलगीकरण था वो एफएमसी का सेबी के साथ 2015 सितंबर में किया गया। सो अभी जो मार्केट का रेगुलेटर है कमोडिटी मार्केट्स का वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके नीचे सेबी जो रेगुलेटर है मार्केट का, और उसके नीचे बहुत सारी एक्सचेंजेस में है। तो एक्सचेंजेस एक अप्रोक्सीमेट आपको बताऊं तो एक रीजनल कमोडिटी एक्सचेंजेस भी होती है और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस भी होती है। दोनों का डिफरेंस एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता दूं तो नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस में उनका जो लाइसेंस होता है वो एक ही बार लिया जाता है और ऑटोमेटिकली वो सालों तक चलते रहता है। वेराज रीजनल कमोडिटी एक्सचेंजेस जो होती है उसमें लाइसेंस जो होता है वो एक विशिष्ट सालों तक लिया जाता है, उसके बाद में उसे रिन्यू करना पड़ता है। सो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा हो सकता है। और हर एक कमोडिटी जो वो एक्सचेंज पे, रीजनल एक्सचेंज पे ट्रेड की जाती है उसके लिए अलग अलग उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो कमोडिटीज में वहां पे ट्रेडिंग की जा सकती है। हालांकि नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज जैसे एनसीडेक्स या एमसीएक्स है, एनएससी बीएससी में भी आज कमोडिटीज लॉन्च की गई है, ये सभी एक्सचेंजेस में एक ही बार में अप्रूवल कमोडिटीज को दी जाती है और फिर एक एक करके कमोडिटी जो भी लॉन्च की जाती है वो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम उनको अप्रूवल मिलता है। सो ऐसे प्रकार से कमोडिटी एक्सचेंजेस हमारे इंडिया में है। ऑन एन एवरेज रेगुलेटरी सपोर्ट अगर हम देखें कि सेबी की ओर से या एफएमसी की ओर से क्या क्या दिया गया, सो सेबी ने, जैसे मैंने कहा, एफएमसी का सेबी के साथ जो मर्जर था या जो विलगीकरण हुआ था वो सितंबर 2015 में किया गया। उसके बाद में सेबी ने कमोडिटीज में ऑप्शंस, जो प्रोडक्ट्स है जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है वो लॉन्च की गई। उसके बाद में एआईएफ्स भी कैटेगरी 3 उनको भी परमिशन दी गई। फिर 2017 सितंबर में इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग ये भी लॉन्च किया गया। उसके बाद में बैंक सब्सिडियरीज को भी कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की जो परमिशन है वो दी गई, उनको भी अलाउ किया गया। और बैंक्स को भी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनने का एक अप्रूवल भी 2017 में दिया गया। उसके बाद में सितंबर 2018 में एफपीआई यानी जो क्या बोलते हैं उसे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्हें भी हेजिंग के लिए उनकी एक्सपोजर कमोडिटी मार्केट्स में हेज करने की परमिशन दी गई 2018 सितंबर में। उसके बाद में मार्च 19 में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस। तो धीरे धीरे अगर देखें तो सभी मार्केट प्लेयर्स को धीरे धीरे परमिशन मिल रही है कमोडिटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने की। और इसीलिए ये प्रोग्राम भी आपके लिए है कि इन्वेस्टर के तौर पे आपको भी ये मार्केट में धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। एंड उसके बारे में भी हम डेफिनेटली बात करने ही वाले हैं। बट ऐसा करके हम एक हेजिंग कर सकते हैं, एक क्या बोलते हैं उसे, रिस्क कम करने की कोशिश, रिस्क मिनिमाइजेशन जिसे कहा जाता है, वो करने की हम कोशिश इसके थ्रू कर सकते हैं। और 2019 में जो लेटेस्ट चीज लॉन्च की गई वो है एक कमोडिटी इंडेक्स भी ट्रेड होने के लिए परमिशन मिली। और 2019 से लेके आगे अब सभी टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो आज कमोडिटी मार्केट्स पे उपलब्ध है। डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स जो है वो बेसिकली एक कमोडिटी का जो एसेट क्लास होता है, सो वो एक स्टॉक भी हो सकता है, एक बॉन्ड भी हो सकता है, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट इंडेक्स, कोई भी हो सकता है। उससे जो डिराइव की गई कॉस्ट होती है या प्राइस होती है उसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। बेसिकली इन इंग्लिश अगर मैं बताना चाहूँ तो इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग एसेट। और जो अंडरलाइंग एसेट है वो ये कोई भी प्रकार का, जैसे कि इक्विटी शेयर्स या बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, कमोडिटीज, ये कोई भी प्रकार का हो सकता है। सो डेरिवेटिव्स में मुख्यतः जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, बास्केट्स वगैरह वगैरह। मगर उसमें से जो प्रोडक्ट्स कमोडिटी मार्केट्स में उपलब्ध है वो है फ्यूचर्स, जो मेन या प्राइमरी प्रोडक्ट था, मगर अभी धीरे धीरे ऑप्शंस भी हमें उसमें उपलब्ध किए गए हैं। सो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार की सेटलमेंट के थ्रू सेटल किए जाते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल सेटलमेंट, जहां पे आपको एक्चुअली कमोडिटी मिलती है, डिलीवरी उसकी दी जाती है। और दूसरी होती है कैश सेटलमेंट।
सो कैश सेटलमेंट में बेसिकली आपको कमोडिटी मिलती तो नहीं है, मगर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको, अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको पैसा मिलता है, और अगर लॉस हुआ है तो आपको देना पड़ता है। सो इस तरह से विविध प्रकार की कमोडिटीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज आपको मिल सकते हैं। एनसीडेक्स के ऊपर आपको सीरियल्स या पल्सेस, ये सभी आपको उपलब्ध है। उसके अलावा स्पाइसेस, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, इसमें भी ये सभी प्रकार आपको उपलब्ध है। उसके अलावा गुआर सीड्स या गुआर गम होता है, वो भी उपलब्ध है। कपास यानी कॉटन भी आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है। स्वीटनर्स, जो शुगर होता है या गुड़ होता है, वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। और मेटल्स में स्टील लॉन्ग, जो एक प्रकार का स्टील प्रोडक्ट है, वो भी आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध किया गया है। सो एक प्रकार से हम देखें तो एक्सचेंज का रोल इसमें क्या है। एनसीडेक्स एज एन एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, उसका रोल यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करना, ये उनका काम है। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, तो आप जब भी आपका अकाउंट, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलोगे, उसके बाद में आपको आपका कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करना होगा। और वो एक्टिवेट होने के बाद में उसको सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपने देने हैं, और वो देने के बाद में आपका कमोडिटी सेगमेंट जब भी एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद में आप कमोडिटी मार्केट्स यूज कर सकते हो हेजिंग के लिए। हेजिंग यानी जैसे मैंने कहा, आपकी रिस्क कम करने के लिए आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, और ये रिस्क कम करने में ये एक्सचेंज जो है वो आपकी मदद करता है। इसके अलावा एक्सचेंज का एक और फायदा यह है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करता है, सो दैट आपकी जो भी डिसीजंस है वो आप ले सको, इफेक्टिवली आप ले सको। एंड उसके साथ ही ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। कि बहुत से बार ऐसा होता है कि कमोडिटीज तो, या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज तो फार्मर्स जैसे लोगों के पास उपलब्ध है, मगर वो सेल करने के लिए उनके पास लिक्विडिटी नहीं होती, या लिक्विडिटी करने के लिए या पैसों में कन्वर्जन करने के लिए बहुत सा टाइम उनको लगता है। जो ये एक्सचेंज कम करने में, ये टाइम कम करने में उनकी मदद और आपकी भी मदद एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे मदद कर सकता है। इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करके देता है, जिसपे आप आपके जो, जैसे एक साइड से फार्मर्स है और दूसरे साइड से हम है यानी इन्वेस्टर्स है, ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है। दोनों जन यानी बायर एंड सेलर यहाँ पे मिलके एक अपना ट्रांजैक्शन जो है, जो व्यवहार है अपना, वो कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क कम करने में या एलिमिनेट करने में एक्सचेंज मदद करता है। इन सिंपल वर्ड्स, कमोडिटी सॉरी काउंटर पार्टी रिस्क आपको बताऊं तो बायर की रिस्क जो है वो सेलर पे होती है, और सेलर की रिस्क जो है वो बायर पे होती है। ये दोनों के बीच में एक्सचेंज होने की वजह से, कमोडिटी एक्सचेंज होने की वजह से, एनसीडेक्स आपको काउंटर पार्टी रिस्क जो है एसोसिएटेड टू द ट्रेड, वो ऑलमोस्ट जीरो करने में या एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म होने की वजह से आपको जो भी इंफॉर्मेशन लगती है वो इजीली आपको प्रोवाइड की जाती है, डिसेमिनेट की जाती है। फिर वो क्वांटिटी रिलेटेड हो, प्राइस रिलेटेड हो या सीरीज रिलेटेड हो, सभी आपको ये प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। और जैसे मैंने कहा, ये इन्वेस्टमेंट की तौर पे डेफिनेटली आपको आपकी रिस्क, ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिस्क कम करने में डेफिनेटली आपको मदद करता है, बिकॉज एक और एसेट क्लास आपको उपलब्ध किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेड गारंटी आपको यहाँ पे मिलती है, क्योंकि एक इंटरमीडियरी यहाँ पे इन्वॉल्व है। डायरेक्टली कोई भी ट्रेड यहाँ पे बायर एंड सेलर के बीच में नहीं हो रहा, एक इंटरमीडियरी यानी एनसीडेक्स के थ्रू होगा। इसीलिए आपको ट्रेड की गारंटी होती है, और कोई भी प्रकार की रिस्क जो है वो आप पर कंप्लीटली ना आते हुए, थोड़ी बहुत रिस्क जो है वो डेफिनेटली आप पर होगी, मगर मेजॉरिटी जो रिस्क होगी, पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा काउंटर पार्टी रिस्क, ये पूरी तरह एक्सचेंज अपने पे लेता है। ये बेसिकली एनसीडेक्स का या एक कमोडिटी एक्सचेंज का रोल होता है, ये पूरी ट्रांजैक्शन के बीच में। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत इस पे बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है, ये प्रोडक्ट्स आपको कमोडिटी एसेट क्लास की तौर पर आप यूज करके अपनी जो रिस्क है वो कम करने की आप कोशिश कर सकते हो। ये जब भी प्रोडक्ट्स आप देखोगे, उसमें बहुत से फीचर्स आपको दिखाई देंगे। तो वो फीचर्स थोड़े बहुत जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो बेसिस सेंटर होता है, यानी कौन से बेसिस पे या कौन से कमोडिटी के कौन से
जो सिटी होती है या जो भी अपना गोडाउन होता है या जो भी एक बेसिस सेंटर होता है, उसके बेसिस पे उसकी प्राइसिंग की जाती है। सो जैसे चना है तो चना बीकानेर मार्केट के प्राइस के अनुसार उसकी प्राइसिंग होती है, या सोयाबीन है तो इंदौर, रिफाइंड सोया ऑयल है तो इंदौर, गुआर गम जोधपुर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये बेसिस सेंटर हर एक कमोडिटी के लिए अपॉइंट होते हैं या पिन पॉइंट किए जाते हैं, और उसके बेसिस पे उसकी प्राइसिंग जो है वो की जाती है। इसके बाद में ट्रेडिंग यूनिट और डिलीवरी यूनिट होता है, जो आपको एक मिनिमम प्राइस या मिनिमम डिनोमिनेशन कितना लेना है उसके बारे में आपको बताता है। जैसे मार्केट लॉट भी इसमें एक प्रकार की चीज है। उसके बाद में प्राइस की वोलेटिलिटी, आपको मूवमेंट कैसी दिखती है वो आपको टिक साइज बताती है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स ऐसी जगह होती है जहां पे आप चाहे तो आपकी जो फिजिकल डिलीवरी कमोडिटी की है वो आप ले सकते हो वहां वहां जाके। उसके बाद में कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग की टाइमिंग होती है, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम होती है। क्वालिटी पैरामीटर्स, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक कमोडिटी की पैरामीटर्स कोई क्वालिटी की दी जाती है, वो उस प्रकार से ही या वही क्वालिटी के कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए आपको उपलब्ध किए जाते हैं। इसके बाद में डिलीवरी, जैसे मैंने कहा, आपको फिजिकल और कैश होती है, मगर कमोडिटी मार्केट्स में जो है वो कैश डिलीवरी, कैश सेटलमेंट किया जाता है। एंड जो बेसिकली ये प्रॉफिट या लॉस जो है वो प्रॉफिट के तौर पे अगर आपको पैसा मिलेंगे और लॉस होगा तो आपको पैसे देने होंगे, ऐसी तरह से उसकी कैश सेटलमेंट की जाती है। हर एक कमोडिटी की एक मेच्योरिटी डेट या एक्सपायरी डेट होती है, जिसे मेच्योरिटी या ड्यू डेट कहा जाता है। दूसरी जगह पे, सो ये सभी ट्रेड के पैरामीटर्स है, जो भी आप व्यवहार करेंगे, बाय या सेल करेंगे, उसके रिलेटेड जो फीचर्स है वो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा रिस्क रिलेटेड भी कोई फीचर्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। सो सबसे पहले तो ओपन पोजीशन की एक लिमिट होती है, यानी आप मैक्सिमम कितने अमाउंट की खरीदी या बिक्री कर सकते हैं, बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर एक लिमिट की जाती है। और ये लिमिट पूरी मार्केट के लिए भी होती है, जिसे MWPL यानी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कहा जाता है। और यही लिमिट एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, ब्रोकर लेवल पे भी होती है, और पूरी मार्केट पे भी एक लिमिट लगाई जाती है। सो इस प्रकार से तीनों लेवल्स पे एक लिमिट आपको दी गई है। इसके अलावा प्राइस की भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, जिसे सर्किट्स या फिल्टर्स भी कहा जाता है। सो एक दिन में कितना प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, इसके ऊपर भी एक प्रकार की लिमिट लगाई जाती है। इसके अलावा मार्जिन भी मार्केट में बहुत से रिस्क रिडक्शन या रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए काम करते हैं, या रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। सबसे पहले होता है इनिशियल मार्जिन, उसके बाद में एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, स्पेशल मार्जिन, एडिशनल मार्जिन और प्री एक्सपायरी मार्जिन। सो इनिशियल मार्जिन ऐसा एक मार्जिन है जो इनिशियली जब आप प्रोडक्ट आपका बुक करते हो, यानी आप आपकी ट्रेडिंग करते हो, तभी आपको ये मार्जिन देना पड़ता है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो है ये एक प्रकार का, आपको जब भी मार्जिन लगाई जाती है उसमें ELM या ELR भी जिसे कहा जाता है, एक्सट्रीम लॉस रेशियो भी कहा जाता है या मार्जिन भी कहा जाता है, वो आपको लगाई जाती है। सो थोड़ी अमाउंट आपको पहले देनी होती है और बाकी की अमाउंट आपको MTM यानी मार्क टू मार्केट के बेसिस से एवरी डे जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट या लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे, मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है, तो एक स्पेशल मार्जिन लगाई जाती है जिसमें आपको एक एडिशनल अमाउंट भरनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो आपको एक प्री एक्सपायरी मार्जिन भी देनी पड़ सकती है, जो जनरली एक्सपायरी या मेच्योरिटी डेट के थोड़े दिन पहले आपको दी जाती है। और उसके बाद में जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट करने के लिए आपका जो भी फ्यूचर प्राइस है, या अगर ऑप्शन लिया है तो स्ट्राइक प्राइस है, उसको आपको फाइनल सेटलमेंट प्राइस के साथ कंपेयर करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे फिर आपको आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपको उस तरह से पता चल सकता है। सो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है, बिकॉज उसके बेसिस पे आप धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग बढ़ा सकते हो। मार्केट में तीन प्रकार के पार्टिसिपेंट्स हमें दिखाई देते हैं। सो सबसे पहले जो मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो है हेजर्स, जो बेसिकली उनका मोटिव ये होता है, उनका लक्ष्य या ध्येय ये होता है कि उनकी जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड या कमोडिटी या एसेट से रिलेटेड जो भी जोखिम है, रिस्क है, वो कम करने की वो कोशिश करते हैं। सो दीज आर टिपिकली इन्वेस्टर्स विद अ कंपैरेटिवली लोअर रिस्क एपेटाइट।
इससे ज्यादा रिस्क जो होती है वो स्पेक्यूलेटर्स या आर्बिट्रेजर्स पे होती है। स्पेक्यूलेटर्स का मोटिव होता है मैक्सिमम रिस्क लेके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, और अगर वो दो सेपरेट मार्केट्स यानी कैश और डेरिवेटिव मार्केट्स में से कमाने वाले हैं तो उन्हें आर्बिट्रेजर्स कहा जाता है। सो इस प्रकार से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आपको ये तीन मेजॉरिटी टाइप के पार्टिसिपेंट्स दिखाई देंगे। सो आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कमोडिटी मार्केट में क्यों जाना है। उसके लिए मैं थोड़े बहुत आपको प्रोजेक्शंस दिखाता हूं। आपको ये पता चलेगा कि आपको ये मार्केट में जाने की जरूरत क्या है। थोड़े एग्जांपल्स आपको मैं अभी देना चाहूंगा। आई जस्ट शेयर अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन विथ यू, एक मिनट। ओके, आपको नई वाली स्क्रीन विजिबल है? प्लीज कंफर्म। प्रोजेक्शंस वाला प्रेजेंटेशन आपको Yes, दिख रहा है? yes, sir. या थैंक यू। सो बेसिकली आपको कमोडिटीज में या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में क्यों जाना है, तो एक चार पांच एग्जांपल्स आपको मैं देख के एक बताने की कोशिश करता हूं कि बहुत से लोगों की मेंटालिटी होती है कि अरे ये सब प्रोडक्ट्स तो मेरे पास अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, इक्विटी शेयर्स, तो कमोडिटीज में मैं क्यों जाऊं। सो कमोडिटीज में आपको इसलिए जाना है बिकॉज ये जो मार्केट है ये बेसिकली प्योरली अपने जैसे देशों के लिए ही बनाया गया है। यानी इंडिया बेसिकली हमारा जो देश है वो देश ये कमोडिटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है आगे जाके। कोई एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप उसमें क्यों जाना चाहोगे, ये आपको एक प्रश्न डेफिनेटली मन में होगा। एक थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिखा के आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्यों उसमें आपको जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स जो है यानी जो भी पल्सेस है या सीरियल्स, यहाँ पे सीरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम प्रोडक्शन देखें तो 2030 का अगर प्रोडक्शन देखें, हम ये अभी जो भी चार्ट्स देखने वाले हैं ये सभी चार्ट्स OECD FAO के रिपोर्ट से लिए गए हैं। दिस इज अ ऑफिशियल डेटाबेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके रिपोर्ट से ये पूरे के पूरे फिगर्स लिए गए हैं और हम उसके बेसिस पे हमारी डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें तो सीरियल प्रोडक्शन में अगर देखें वीट है या मेज है या राइस है, ये तीन एग्जांपल्स भी अगर हम ले तो इंडिया का उसमें प्रोडक्शन में एक कैपेसिटी अगर हम देखें तो वीट में 15%, 15% इंडिया प्रोड्यूस करता है वीट। राइस में अगर देखें तो 25% हम ऑलमोस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट टॉप 3 या टॉप 4 प्रोड्यूसर्स में या टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में इंडिया आता है, और जिसका डेफिनेटली एक इंपैक्ट हमें कमोडिटी प्राइसिंग पे भी दिखेगा। और दूसरी जगह अगर हम देखें, ये प्रोडक्शन हो रही है, दूसरी जगह अगर हम देखें तो डिमांड जो है या कंजम्पशन जो है वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा आता है। वीट में भी देखें तो 14% डिमांड जो ग्लोबल डिमांड है वो इंडिया में आ रहा है, और दूसरी जगह राइस में देखें तो 21% ऑलमोस्ट सेकेंड इन द वर्ल्ड हम आते हैं चाइना के बाद में डिमांड में राइस के। एंड एज वी नो चावल तो हमारा स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड है, तो डेफिनेटली हमें ये प्रोडक्ट में आगे जाके हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड कमोडिटीज में करने की डेफिनेटली जरूरत है। ये तो जस्ट एग्जाम्पल की तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये हमें पॉसिबल हो सकता है इन्वेस्ट करना। अगर दूसरी जगह हम देखें तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का अगर कंजम्पशन देखें तो सभी जगह अगर हम देखें, अगर राइस में देखें, मेज में देखें या राइस में देखें, वीट, मेज और राइस तीनों में अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो 2030 में, अगर हम 2018 से 20 का पीरियड देखें और 30 का पीरियड देखें तो ऑलमोस्ट सभी जगह हमें डिमांड बढ़ती दिख रही है। डेफिनेटली यूज जो है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में सॉरी आगे जाके बढ़ने वाली है, एंड विच मेक्स दिस मार्केट एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑल्सो। और हम डायरेक्टली जैसे मैंने कहा बाकी प्रोडक्ट्स में तो हम करते ही हैं, बट यहाँ पे करके इन्वेस्टमेंट करके व्हाट वुड हैपन इज डेफिनेटली हमें एक एडिशनल एसेट क्लास मिल जाएगा, और जिससे हम रिस्क मिनिमाइजेशन करने की डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। दूसरे जगह अगर ऑयल सीड की बात करें
सो ऑयल सीड्स में भी अगर हम देखें तो भी इंडिया का जो ओवरऑल, आप अगर ऑयल सीड का प्रोडक्शन देखो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते नजर आ रहा है। 2008 से 10 अगर देखें तो थोड़ा कम था, उससे ज्यादा 8 18 से 20 में हुआ है, और 30 में डेफिनेटली थोड़ा और ज्यादा हमें ओवरऑल दिखाई देगा। सो डिमांड यहाँ पे भी आगे जाके बढ़ने वाली है, डेफिनेटली इट मेक्स this market also, or this agricultural produce, you can say agricultural commodity oil seeds also, definitely a good product going in the future. तीसरा प्रोडक्ट अगर हम देखें तो शुगर। शुगर बेसिकली हमें दो प्रोडक्ट्स में या दो टाइप्स में उपलब्ध है। एक तो व्हाइट शुगर या क्रिस्टल शुगर जिसे कहा जाता है, और दूसरा है रॉ शुगर जो बेसिकली गुड़ है या शुगर केन है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। सो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें भी इंडिया का मार्केट जो अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या सबसे ज्यादा डिमांड भी हमें यहीं पे नजर आती है। एंड दूसरे जगह अगर हम देखें तो शुगर केन कंट्रीज जो है उसमें भारत नंबर 2 पे आता है। बेसिकली नंबर 2, दुनिया में नंबर 2 भारत है जहां पे प्रोडक्शन शुगर केन की जाती है। एंड ऑन द अदर साइड जो डिमांड है, जैसे अगर हम अभी बात करें तो बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। सो डाइट कॉन्शियस में क्या होता है कि स्वीटनर्स की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, एंड वहां पे शुगर जैसे प्रोडक्ट्स की ऑटोमेटिकली वैल्यू है या इंपॉर्टेंस है वो कम होते हुए नजर आती है। मगर वही अगर हम इंडिया की बात करें तो कंपैरेटिवली हमारा जो ओवरऑल डाइट है या हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज है उससे डेफिनेटली हमारा डाइट बेटर है। एंड जिसके वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा हमें फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, वेरएज हाई इनकम कंट्रीज में डेफिनेटली हमें कंजम्पशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिकॉज इंडिया में कंपैरेटिवली प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ स्वीटनर्स, जो आर्टिफिशियल शुगर या स्वीटनेस के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं वो इंडिया में कंपैरेटिवली कम है। यानी क्या बेसिकली मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आगे जाके भी शुगर केन की डिमांड या शुगर की डिमांड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ये ज्यादा ही होने वाली है। बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड भी दूसरी जगह ज्यादा है। वही मैं अभी बता रहा था कि कैलोरी स्वीटनर जो होता है वो बेसिकली इंडिया में अगर हम देखें कंपैरेटिवली बाकी के मार्केट से कम है। बिकॉज पर्टिकुलरली इंडिया में उसकी डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि हम बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज में देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो रॉ और व्हाइट शुगर के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा कि ब्राउन शुगर या जिसे शुगर केन या गुड़ भी कहा जा सकता है, या व्हाइट शुगर जो है वो प्रोसेस्ड शुगर होती है या क्रिस्टल शुगर भी जिसे कहते हैं। वो एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो भारत की एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन तो इंडिया में ही उसकी हो जाती है। So that is basically talking about sugar as a agricultural product or a commodity. अगर कॉटन की या कपास की बात करें तो उसका भी डिमांड 2030 के अगर प्रोजेक्शन में देखें तो बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोडक्शन में इंडिया 25% पे है, और आगे जाके एक्सपोर्ट्स भी भारत के 13% में आने वाले हैं। मोर और लेस अगर हम देखें तो दोनों जगह हम टॉप 5 में आते दिखाई देते हैं। प्रोडक्शन में तो ऑलमोस्ट नंबर 1 ही है, एंड अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी हम नंबर 4th पोजीशन पे आते दिखाई देते हैं। इसके वजह से ऑन दी अदर साइड अगर आप देखो तो कॉटन की भी बहुत सी डिमांड आगे जाके होने वाली है। प्रोजेक्शन में 2030 के भी वो दिखाई दे रहा है, एंड विच मेक्स कपास also as a cotton also a agricultural commodity, particularly if we want to use it for diversification of our portfolio. दूसरी जगह हम बात करें तो अगर कॉटन जीड्स की बात करें कि कॉटन में से मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है वो भी भारत में अगर देखो तो मोर और लेस एक ऊपर वाली स्केल पे है। बीच के सालों में अप्रोक्सीमेटली 2006-7 से लेके 2019 तक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिक्लाइन होते दिखाई दे रहा था, मगर आगे जाके वापस थोड़ा एक अपर ट्रेंड 2030 तक दिखाई देने वाला है, ऐसा एक प्रोजेक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं। और दूसरी जगह एरिया हार्वेस्ट है वो भी आगे जाके बढ़ते हुए 2030 तक दिखाई दे रही है। सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट वी कैन सी फॉर दिस पर्टिकुलर कमोडिटी।
सो ऐसा यूज करके ये कमोडिटीज के बारे में थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन होना ये बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करें तो उसके पहले थोड़ी बहुत उसकी एनालिसिस करना, थोड़ी बहुत उसकी इंफॉर्मेशन आपको होना, ये बहुत आपको जरूरी दिखाई दे सकता है। आगे जाके बात करें तो किसी ने आई थिंक गलती से अपना कंटेंट शेयर करना शुरू किया है। कैन यू प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग? आई थिंक किसी ने गलती से अपना प्रेजेंटेशन शेयर किया है। ओके, सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये भी हम इसी के लिए यूज कर सकते हैं, जो कॉटन या कपास है। और फाइनल प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पल्सिस। पल्सिस में भी अगर हम देखें तो भारत का एक उसमें प्रोडक्शन में भी वंस अगेन इट इज अमंग द टॉप 5 इन द मार्केट और इन द वर्ल्ड। एंड दूसरी जगह अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो उसमें भी भारत 4th पोजीशन पे ग्लोबली आता है। सो ये भी एक और मार्केट है जहां पे हम हमारी एसेट क्लास एक डाइवर्सिफिकेशन की तौर पे हम यहाँ पे देख के हम अपनी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स दैट आई वांटेड टू शेयर विथ रिगार्ड्स टू जैसे हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज करके, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ऑफ कोर्स, बट थोड़े बहुत एक एग्जांपल की तौर पे, बिकॉज टाइम हमारे पास, टाइम का शॉर्टेज है, टाइम लिमिटेड है, उसकी वजह से थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताना चाहा। और इस अकॉर्डिंग आप आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आप कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, सो कमोडिटी में आप जब भी डाइवर्सिफाई करना चाहोगे, आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजीज यूज करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सबसे पहले तो एक डायरेक्शनल सेल्स हो सकता है स्ट्रैटेजी, जो एक डेडिकेटेड बाय स्ट्रैटेजी हो सकती है या सेल स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो जनरली जब आप मार्केट में बुलिश होते हो, सो आपको जब भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप आगे जाके फ्यूचर में, सो आप तभी आपकी लॉन्ग स्ट्रैटेजी यूज करके बाय पोजीशन में जा सकते हो। सिमिलरली शॉर्ट स्ट्रैटेजी यूज करके अगर बेरिश हो, मार्केट गिरने वाला है ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है, तो आप सेलिंग स्ट्रैटेजी में जाके या शॉर्ट सेलिंग आप करके अंदर जा सकते हो। दूसरी जगह अगर आपको कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। कैलेंडर स्प्रेड में बेसिकली आपको क्या करना है, तो आपको अलग अलग सीरीज के 1 मंथ सीरीज, यानी जो नियर सीरीज है, या मिड सीरीज जो 2 महीने की सीरीज है, या लॉन्ग सीरीज जो फार सीरीज है जो 3 महीने की सीरीज है, वो उसमें से कोई भी 2 अलग सीरीज आप खरीद के आप उसमें स्ट्रैटेजी क्रिएट करके आप उसकी बेनिफिट भी ले सकते हो, जिसे मार्जिन बेनिफिट भी कहा जाता है, और इसमें कम तौर पर आपको रिस्क नजर आ सकती है। इसके अलावा जो पेयर ट्रेडिंग होती है वो भी आप कर सकते हो, जिसमें आपको सिमिलर को रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक ही बार में बाय और सेल करके आप उसमें एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करके वापस मार्जिन बेनिफिट आप वहां पे ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ऑप्शंस भी आज मार्केट में उपलब्ध है। सो आप ऑप्शंस प्रोडक्ट में जाके भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ऑप्शंस आज लिमिटेड प्रोडक्ट्स में एनसीडेक्स पे ऑफर किए जाते हैं। सो ये 7 कमोडिटीज में आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। और जैसे आपको शायद पता ही होगा, ऑप्शंस आर सच प्रोडक्ट्स वेयर योर लॉस मे बी गारंटीड, दैट इज इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द प्रीमियम अमाउंट अगर आप बाइंग पोजीशन में जाओ तो। सो अगर आप लॉन्ग हो या बुलिश हो तो आप बाय कॉल कर सकते हो, और अगर आप बेरिश हो तो आप बाय पुट पोजीशन में एंटर होके आपकी बुकिंग आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप सेलिंग पोजीशन में जाओगे, तो शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट में जाओगे, तो वहां पे कंपैरेटिवली आपकी रिस्क ज्यादा होगी, बिकॉज वहां पे आपके लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं और आपका प्रॉफिट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो आपको प्रीमियम अमाउंट तक ही सीमित हो सकता है। सो आपकी रिस्क पोटेंशियल, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, ये समझ के फिर आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो भी आप अपनी पोजीशंस लेना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप वो ले सकते हो। इसके अलावा एग्रीडेक्स, जैसे मैंने कहा, वैसे 2 इंडेक्स लॉन्च की गए हैं। पहला इंडेक्स है एग्रीडेक्स। So AgriDex is basically an index being offered for the
एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, और जिसमें आप एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे जाके श्रुति आपको इसके बारे में डिटेल में बताएगी थोड़ी देर के बाद में। सो ये एक और इंडेक्स है, एग्रीकल्चर इंडेक्स है, जिसमें भी आप एक आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप एक ही बार में ओवरऑल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक डाइवर्सिफाइड बास्केट आपको इसमें मिलता है। सो आपकी रिस्क जो है वो एक ही कमोडिटी तक सीमित नहीं रहती। सो ऑटोमेटिकली वो एवरेज आउट हो जाती है। एंड इसमें आपका कोरिलेशन जो है अदर कमोडिटी से ये कंपैरेटिवली बहुत कम नजर आता है, और इसीलिए यहाँ पे रिस्क भी कंपैरेटिवली एक कमोडिटी से आपको कम होती दिखती है। इसके अलावा जो भी कैलकुलेशन इंडेक्स की जाती है वो पूरी तरह लाइव या रियल टाइम की जाती है, और ये प्रोफेशनली एनएससी इंडाइसिस मैनेज करते हैं। सो डेफिनेटली इट इज अ प्रोफेशनली मेंटेन्ड एंड अ मैनेज्ड इंडेक्स। सो इस तरह से आप इसमें बेनिफिट्स आप ले सकते हो। सो दिस डेफिनेटली कुड बी वन मोर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन यूज पर्टिकुलरली एज एन इंडेक्स। सो जो इंडिविजुअल कमोडिटीज में इन्वेस्ट ना करना चाहिए, जिनको लगता है कि मुझे ये कमोडिटी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इसमें करने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूं। सो यू कैन ऑलवेज लुक एट अ एग्रीकल्चरल इंडेक्स, एग्रीडेक्स जैसा इंडेक्स जो है, जो एनसीडेक्स ऑफर करता है, उसमें आप इन्वेस्ट करके आपकी एसेट क्लास भी एक डेफिनेटली बना सकते हो। ऑन द अदर साइड इसमें रिस्क पोटेंशियल भी कंपैरेटिवली एक कमोडिटी से आपको कम नजर आता है। तो इस प्रकार से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो एक्सचेंज की तौर पर आपको क्या क्या एडवांटेज या क्या क्या असिस्टेंस मिलता है। सो बेसिकली आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो वो एनालिसिस के तौर पे आपको एक एनालिटिकल रिपोर्ट या कमोडिटी स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो डेली बेसिस पे भेजी जाती है। इसके अलावा हर हफ्ते आपको एक कमोडिटी का रिटर्न्स कितना अप्रोक्सीमेटली प्रोजेक्शन है या प्रोजेक्टेड है, पर्सपेक्टिव कितना मिल सकता है, उसके बारे में एक वीकली रिपोर्ट भी दी जाती है। और इसके अलावा एक मंथली रिपोर्ट भी आपको कमोडिटीज, इंडिविजुअल कमोडिटी स्पेसिफिक रिपोर्ट और एलोकेशन एंड डिलीवरी रिपोर्ट भी आपको दी जाती है। सो ये सभी आपको एक एक्सचेंज की तौर पर एनसीडेक्स, उनकी कंपनी दैट इज एनआईसीआर की तरफ से आपको ये सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा सोइडेक्स ये भी एक और इंडेक्स है, और गुआरेक्स ये भी और एक इंडेक्स है जो स्पेसिफिकली कमोडिटी स्पेसिफिक इंडेक्स बनाया गया है। इसके बारे में भी श्रुति आपको थोड़ी देर में बताएगी। अभी क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल कमोडिटी तो हमने बात की, पर जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि सेक्टोरल इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सो व्हाई शुड यू बी इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल इंडाइसेस। सो पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो आपकी कम होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। सो कंपैरेटिवली आपको जो अमाउंट भर के आपको पोजीशन लेनी है उसमें आपको कम पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, एंड जो एक मेजॉरिटी एडवांटेज आपको इसमें मिल सकता है। इसके अलावा नॉर्मल कमोडिटीज में भी जैसे कैश सेटलमेंट होती है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको कैश सेटलमेंट ही आपकी की जाएगी। और जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल कमोडिटी से इसका रिलेशनशिप कम होने की वजह से यहाँ पे कोरिलेशन आपको कम दिखाई देगा विथ अदर एसेट क्लासेस। सो ऑटोमेटिकली अगर बाकी के एसेट क्लासेस में वोलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखाई देगी, तो ये इंडेक्स में कंपैरेटिवली कमोडिटी की वोलेटिलिटी एवरेज होने की वजह से आपकी वोलेटिलिटी कम होते हुए नजर आती है। इसके अलावा एक डायरेक्शनल इंडिकेटर आपको इसमें मिल सकता है कि अगर ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कहीं पर एक अंदाज लगाया जा सकता है कि ये कमोडिटी भी शायद ऊपर जा सकती है या कम हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये भी हम एक एडवांटेज यहाँ पे ले सकते हैं। डेफिनेटली इट इज अ technological platform that we use for trading, and as it is a index based you can say method, definitely it is easy to trade। और इसमें transaction cost भी, जो आपकी ब्रोकरेज है या जो भी आपका टैक्स एसटीटी आपको भरना पड़ेगा, वो कंपैरेटिवली या एक्सचेंज लिवी है वो कंपैरेटिवली कम नजर आती है यहाँ पे। इसके अलावा आप आर्बिट्राज भी इसमें कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, कैलेंडर स्प्रेड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है वो भी यहाँ पे अलाउड है। और सेबी ने हाल ही में ही कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स को भी बेनिफिट जो है वो दिया है। सो इस प्रकार से आप सेक्टोरल इंडाइसेस जैसे कि एग्रीडेक्स है उसकी मदद लेके आप ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। और जो
मेन पार्ट आता है वो है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने वक्त जो भी आपको चीजें करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है वो भी थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है। सो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने कहा, डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस मार्केट के बारे में, उस कमोडिटी के बारे में, उस एसेट क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करनी है और उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग उसमें या इन्वेस्टमेंट उसमें करनी है। उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉज है, वो सभी आपको पता होने बहुत जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप वो ना समझ पाए तो किसी और एक्सपर्ट को या किसी और दोस्त को या रिलेटिव को जिसको उसके बारे में नॉलेज है उसे आप पूछिए और उसके बेसिस पे फिर ही आप उसकी ट्रेडिंग कीजिए। कोई भी मेंबर या कोई भी ब्रोकर, डीपी जो भी है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं वो वेरीफाई करना आप ना भूले। वेरिफिकेशन के लिए आप एक्सचेंज की वेबसाइट या सेबी की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हो। आपकी केवाईसी पूरी तरह कंप्लीट करके फिर ही आपको आपका जो कोड है वो मिलता है, विच इज अ यूनिक क्लाइंट कोड, यूसीसी जिसे कहा जाता है। और कोई भी ट्रेड अगर आप करें, हमेशा याद रखें कि उसके लिए आपको रिसीट मिलना या कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलना बहुत जरूरी है, जो 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के भीतर आपको ईमेल पे जनरली भेजी जाती है, वो आपको मिलना आपको हमेशा याद रखना। अगर ना मिलता हो तो डेफिनेटली आप अपने ब्रोकर से, डीपी से उसके बारे में कंप्लेंट करके वो ला सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे डेफिनेटली रेफर करें, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए वहां पे आप रेफर करें, वो समझे। और जैसे मैंने कहा, अगर वो आपको ना समझे तो डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट को पूछे, उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन पूछे और फिर ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जा सकते हो। प्लीज ऑल्सो रिमेंबर कि जो भी मार्जिन आपको भरने के लिए कहा जाता है ब्रोकर के थ्रू, वो अपने मार्जिन जो भी है वो टाइम टू टाइम भरते रहिएगा। अपना अकाउंट जो है उसमें एटलीस्ट जो मिनिमम बैलेंस है या मेंटेनेंस मार्जिन जिसे कहा जाता है वो मेंटेन करना आप ना भूले। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डब्बा ट्रेडिंग में ना जाए। डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो शायद किसी को अगर पता ना हो, तो एक्सचेंज के आगे जाके अगर आप एक्सचेंज के बाहर कोई भी ट्रेडिंग करना चाहे तो वो डब्बा ट्रेडिंग के थ्रू की जा सकती है, मगर उसके जो रिस्क है या उससे रिलेटेड जो जोखिम है उसके बारे में भी आप समझे और उसके बाद ही आप उसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही करें, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है। सो वो अगर आप लेना चाहो तो ही आप आगे जाएं, अथवा यू शुड लुक फॉर एक्सचेंजेस टू यूज दिस पर्टिकुलर मार्केट। और हमेशा याद रखें कि कोई भी अगर आप चैनल्स यूज कर रहे हो, कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन आप ना करें। इंसिस्ट ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे या जो भी आप सिग्नेचर्स करें उसके जेरोक्स कॉपीज आपके पास रखें, सो दैट आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो वो आप रिफर कर सकते हो। कोई भी चेक देते वक्त ब्लैंक चेक कभी भी ना इशू करे, बिकॉज ब्लैंक चेक देने की वजह से कोई प्रकार का फ्रॉड आगे जाके हो सकता है। सो ऑलवेज इंसिस्ट ऑन इशूइंग अ क्रॉस्ड चेक और पेई चेक, अकाउंट पेई चेक, और उसके ऊपर जो भी रजिस्टर्ड नाम है ब्रोकर का वो लिखकर फिर ही वो आप इशू करें। और हमेशा याद रखिए कि आप ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, जो भी उपलब्ध मीडियम है, या फिर जैसे नए मीडियम्स है जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, समटाइम्स यूपीआई भी एक मीडियम हो सकता है, या एनएसीएच, जो भी अवेलेबल मोड्स है और जो आप कंफर्टेबल है जिसके साथ, वही आप यूज करके आप अपनी ट्रांजैक्शंस करें। सो ये सभी चीजों को कंटिन्यूअसली आप मॉनिटर करते रहे, अपना अकाउंट भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक्स, बिकॉज कोई भी जनरली आज की डेट के जनरल फ्रॉड्स होते हैं। कोई एक लिंक भेजता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। कभी ओटीपी आपने शेयर कर दिया, ऐसा कृपया ना करे। कोई भी अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करे, सो दैट कोई प्रकार की रिस्क आगे जाके आपको ना हो। सो इस प्रकार से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है वो शुरू करके कमोडिटीज को या कमोडिटी, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को अपना एक एडिशनल एसेट क्लास या ऑल्टरनेट एसेट क्लास बना के अपना पोर्टफोलियो रिस्क प्रूफ बना सकते हो। मैं रिस्क फ्री तो नहीं कहूंगा, बट रिस्क प्रूफ डेफिनेटली आप बना सकते हो। सो ये कोशिश करके आप अपने जो भी ट्रांजैक्शंस है वो डेफिनेटली कीजिए। और जैसे मैंने कहा,
कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचे तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा वेरीफाई करे, चेक करे कि वो सही है या नहीं, बिकॉज इट मे जस्ट बी अ रूम। सो वो हमेशा चेक करे और उसके बाद ही अपना जो डिसीजन है वो ले। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप खुद वो डिसीजन ना ले सको तो कृपया अपने नजदीक जो भी एडवाइजर है, जो भी एक्सपर्ट है, उससे पूछे और फिर उसके बेसिस पे उसके बाद में अपना आप डिसीजन ले सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, बिकॉज इट मे जस्ट बी अ रूमर। एंड कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आप करने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट आप तक पहुंच रही होगी एंड वो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे अगर किसी के सिग्नेचर्स ना हो, जनरली डिजिटल सिग्नेचर्स आज की जाती हैं, तो अगर वो डिजिटल सिग्नेचर भी उसके ऊपर नहीं है तो कृपया वो इमीडिएटली हाईलाइट दैट पॉइंट और इमीडिएटली नोटिफाइड टू द अथॉरिटी, आपके ब्रोकर को इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन दे, सो दैट आगे जाके ऑथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ही आप तक पहुंचे। और जैसे मैंने कहा, एज एन इन्वेस्टर इट इज योर राइट टू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट नोट। सो इस प्रकार से ये सब चीजें आप फॉलो करके, ये सब चीजें आप ध्यान में रख के अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट साइकिल है, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है, वो आप फॉलो कर सकते हो। श्रुति, मैं अभी आपको आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टॉक अबाउट द इंडेक्स। Yeah, thank you so much, Amok sir, for such an insightful session for all our participants. It was indeed a session wherein people would get motivated to get into agricultural commodity market and take the best usage in the market. Also, जैसे कि अभी recent अपडेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 2019 में, जैसे सर ने स्टार्टिंग में बताया था, कमोडिटी इंडाइसेस सेबी ने अलाउ करे थे, तो अकॉर्डिंगली sir, please go on the AgriDex slide only. Yeah. So AgriDex इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर इंडेक्स रहा था, जो हमने लास्ट ईयर मई 2020 में इसको लॉन्च करा था, एंड वी हैव सीन अ गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मार्केट। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली जब हमने एग्रीडेक्स को बनाया था तो देयर वर फ्यू सिचुएशन, देयर वर फ्यू की फीचर्स व्हिच वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। फर्स्ट वाज कि उसका कितना फ्लोर और कितना कैप होना चाहिए, कितनी कमोडिटीज इस इंडेक्स के अंदर रहनी चाहिए, रोल ओवर किस तरीके से होगा। सो रोल ओवर एग्रीडेक्स का करा जाता है हर महीने की पहली 3 दिनों पर, जहाँ पे हमने कमोडिटीज का सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कमोडिटीज को सेलेक्ट करा था बेसिस देयर लिक्विडिटी ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड इट्स प्रोडक्शन नंबर्स ऑन इन द मार्केट। तो उसका 50-50% रेशियो लेकर हमने कमोडिटीज को सिलेक्ट करा था। एंड जो कमोडिटीज हमने सिलेक्ट करी 10, वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट स्लाइड। या सो अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो हमने कमोडिटीज रखी हैं, टॉप 10 कमोडिटीज एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर, वो इस प्रकार से हैं, जहाँ पे वी हैव चना, कुकुड, ग्वारगम ग्वार सीड, जीरा, मस्टर्ड यानी आरएम सीड, सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, हल्दी यानी टर्मरिक, एंड कैस्टर। तो ये हमने टॉप 10 कमोडिटीज रखी है एग्रीडेक्स के अंदर, जिसका एक साथ कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट आपको कॉम्पोजिट प्रोडक्शन एक तरीके से आपको मिलेगा इसके अंदर। तो आप 10 कमोडिटीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द इंडिविजुअल कमोडिटीज, जहाँ पे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं कि हमारा मार्जिन कंपैरेटिवली कम लगता है, हमें ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेगमेंट का एक व्यू पॉइंट मिलता है। सो आई जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जांपल कि जैसे हम लोग इक्विटीज मार्केट में वी लुक अप टू निफ्टी 50 और वी लुक अप टू सेंसेक्स, so सिमिलरली एग्रीकल्चर मार्केट में वी लुक अप टू एग्रीडेक्स, कि एग्रीडेक्स का कितना रेट है, किस प्रकार से इसकी मूवमेंट चल रही है, कितना पॉइंट अप, कितना पॉइंट डाउन। तो ये हमें एक डायरेक्शनल इंडिकेटर देता है हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चरल मार्केट का, और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होएगा, बिकॉज यहाँ पे 10 कमोडिटीज एक साथ आपके पोर्टफोलियो के अंदर रहेगी, एंड इट विल शो द मूवमेंट एंड यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो प्योरली रियल टाइम होता है, और इसको हम एक बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं फॉर द एग्री मार्केट, एज आई जस्ट टोल्ड यू। रिस्क एस्टिमेशन के लिए भी काम आता है कि हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके से हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं, एंड इसको प्रोफेशनली मैनेज करते हैं एनएससी इंडाइसेस, जो कि अभी सर ने भी बताया था हमें। अभी एग्रीडेक्स हमारा कॉम्पोजिट इंडेक्स निकला था, वी केम अप विद द कॉम्पोजिट इंडेक्स, बट नाउ
as per the market demand, as per the requirement of the market, we came up with the sectoral indices. तो सेक्टोरल इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर का हमने इंडेक्स बनाया हो. सो अभी अगर हम देखेंगे तो हाल फिलहाल में लास्ट मंडे 16 तारीख को हमने ग्वार इंडेक्स लॉन्च करा था, विच इज ग्वार एक्स. सो ग्वार इंडेक्स हमारा एक सेक्टर को डिफाइन करता है, वेर इन वी हैव ग्वार सीड एंड ग्वार गम. Just taking a reference from the equity market, just like we have बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, ये सारे हमारे सेक्टर्स हैं. तो सिमिलरली एग्री में हमारा ग्वार कॉम्प्लेक्स एक सेक्टर है जिसके ऊपर इंडेक्स बनाया गया है 63% और 37% रखकर. सिमिलरली एग्रीकल्चर मार्केट में सोया डेक्स, अभी हम वी विल कम अप विद दिस वेरी सून. तो सोया डेक्स अगेन हमने एक इंडेक्स बनाया है जिसका स्पॉट आपको आपके स्क्रीन पर मिलेंगे. एनसीडीएक्स वेबसाइट पर भी आप इसके स्पॉट देख सकते हैं, बट फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग ये अभी आपको कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगा. सो सोया डेक्स हमने सोया बीन एंड रिफाइंड सोया ऑयल से मिलाकर बनाया है, जहाँ पे सोयाबीन का परसेंटेज होता है 68% और रिफाइंड सोया ऑयल का परसेंटेज है 32%. तो इन कमोडिटीज को भी हमने जो सिलेक्ट करा है परसेंटेज, दैट वी हैव सिलेक्टेड बेसिस इट्स वॉल्यूम ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड द प्रोडक्शन नंबर्स, कि कितना प्रोडक्शन रहा है इस कमोडिटी का एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लास्ट 12 मंथ्स में कितना वॉल्यूम हुआ है. उनका 50-50% रेशियो लेकर हमने इन इंडाइसेस की परसेंटेज निकाली है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन. अभी आप आपकी स्क्रीन पर या फिर आप जिस भी ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है आप उनसे पूछ सकते हैं अबाउट ग्वार कॉम्प्लेक्स, ग्वार एक्स, जो कि आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल रहेगा. सो ग्वार एक्स के अंदर आपके पास 3 सिंबल दिखेंगे, ग्वार नियर, ग्वार मिड एंड ग्वार एक्स फार. सो हमारे पास एक टाइम पर 3 सीरीज चलती आएंगी जहां पे हम अपनी पोजीशंस ले सकते हैं. अगर आप अपनी बात करेंगे तो आपको करेंटली अभी ग्वारेक्स सितंबर एंड ग्वारेक्स अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखेंगे. टिक साइज इस कॉन्ट्रैक्ट का 1 रुपीज है. इसका मतलब, और यूनिट ट्रेडिंग हमारी 100 यूनिट्स की है, यानी एक लॉट में 100 यूनिट्स रहेंगे. तो 1 रुपए पर हमें 100 रुपए का नफा नुकसान रहेगा. सो अगर मेरा 1 रुपए का जो भी मूवमेंट आएगा, चाहे वो प्लस में या माइनस में, तो वो हमें 100 रुपीज प्लस या 100 रुपीज माइनस की तरह से दिखेगा हमारे पोर्टफोलियो में. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रेडिंग आवर्स. एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर मेजर कमोडिटीज मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 5 o'clock अवेलेबल रहती है, एक्सेप्ट फॉर स्टील, रिफाइंड सोया ऑयल एंड कपास एंड एग्रीडेक्स. ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक अवेलेबल रहते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट ग्वार इंडेक्स, तो ग्वार इंडेक्स हमारे पास सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा, बिकॉज ग्वार गम और ग्वार सीड जो इसकी अंडरलाइन कमोडिटीज हैं वो सभी 9 से 5 अवेलेबल रहेंगे ऑन द फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. तो ये आप वहां पे देख सकते हैं. ऑल्सो ये प्रोडक्ट हमारा कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, यानी हमारा जो भी प्लस माइनस रहेगा वो हमारा नगद यानी कैश में रहेगा. सो इसके अंदर डिलीवरी का कोई रोल नहीं है, इट्स प्योरली कैश सेटल्ड प्रोडक्ट. तो इसको सिंपल आप इन्वेस्टमेंट तौर पर पोजिशनल बेसिस भी रख सकते हैं, आप इसको इंट्राडे बेसिस भी कर सकते हैं, और विच एवर स्ट्रैटेजी आपको यू फील लाइक डूइंग इट इन अ गुड वे, आप वो चीज यूज कर सकते हैं. देन एक्सपायरी डेट की अगर बात करें तो हमारा पास कल खाओगे? जो कल मैं 5 बजे। सो इफ यू टॉक अबाउट ग्वारेक्स का एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी इसकी हर महीने की आखिरी ट्रेडिंग डे पर होगी. तो जो भी महीने का आखिरी ट्रेडिंग डे या वर्किंग डे रहेगा उस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होएगा. तो आपके पास पूरा महीना है इंडेक्स के अंदर अपना पोजीशंस बनाकर रहने का एंड उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम लेने का. इसके अंदर मार्जिन कंपैरेटिवली टू द कंपैरेटिव टू आवर अंडरलाइन कमोडिटीज बहुत कम है. यहाँ पे आपका इनिशियल मार्जिन सिर्फ 10% का रहेगा, वेयरएज हमारी जो अंडरलाइन कमोडिटीज है ग्वार सीड, ग्वार गम, इनकी जो परसेंटेज है, मार्जिन परसेंटेज, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है. सो यहाँ पे आपको बेनिफिट, जैसे कि हमने एक्सप्लेन करा था, मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, कंपैरेटिवली कम है अंडरलाइन कमोडिटीज से.
कैश सेटल्ड है, एंड साथ ही साथ ये आपको पूरे एक सेक्टर का, ग्वार कॉम्प्लेक्स सेक्टर का एक डायरेक्शन दिखाएगा। या एंड अगेन जैसे हमें कई बार लगता है कि हम वेदर वी शुड गेट इनटू द अंडरलाइंग कमोडिटीज और नॉट, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू द इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्स से वी विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर सेक्टर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आप सभी में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स, वी विल टेक अप द क्वेश्चंस। सो किसी को कोई भी क्वेश्चन है, एनी स्मॉल क्वेश्चन और बिग क्वेश्चन, query is a query, please feel free to ask us. Okay, so I can see one question in the chat box which talks about, do NCDX periodically publish the position percentage of participants? This is the OI. So, sir, exchange do mention about the not we, since it is a market sensitive information actually, ये market sensitive information है, इसलिए हम ऐसे disclose नहीं करते हैं, but we do talk about the top 10 trading clients. तो हर commodities में जो भी टॉप 10 क्लाइंट्स का ओआई रहता है लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर, वो हमारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज वेबसाइट पर पब्लिश रहती है। सो आप एक्सचेंज वेबसाइट खोलकर मार्केट डेटा में डिस्क्लोजर ऑफ द टॉप 10 क्लाइंट्स इन ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम ओआई आप देख सकते हैं। सो वहां पे आपको कमोडिटी वाइज ओआई दिख जाएगा एज टू किस कमोडिटी में टॉप 10 क्लाइंट्स के पास कितना कितना ओआई है। Sir, liquidity concern. See, we do have all good contracts on our platform. So as such, आपको liquidity concern NCDX platform पर नहीं मिलेंगे. But just to ensure हमें सही time पर सही decision लेना आना चाहिए. That is all that depends in this market. So please feel free to explore the agricultural commodity derivative market. Okay, so we have another question which talks about which commodity satisfy the below three conditions: delivery settled, India production more than 50%, and India consumption more than 50% than the world production. So I would like to tell you that delivery settled may we have major of our commodities. So Mr. Amok sir, I would like to give this question to you. सी बेसिकली डिलीवरी सेटल्ड यानी थोड़ा बहुत क्या एग्जैक्टली आपको पूछना है, मुझे समझ में नहीं आया। सो आर यू आस्किंग अबाउट फिजिकल सेटलमेंट व्हेन यू से डिलीवरी सेटल्ड? कुलदीप कौशिक सर, कैन यू प्लीज? Yes, physical it is, sir. या सो बेसिकली श्रुति जैसे आपने कहा, आई थिंक मेजॉरिटी तो कमोडिटीज कैश सेटल्ड है। सो Delivery settled, sir. Major of our commodities are delivery settled. नहीं, इनका क्वेश्चन है कि which commodity satisfies the three conditions: delivery settled, India production more than 50% than the world production, and India consumption more than 50% than the world production. So most of the commodities would not fit into all the three. कहीं पे second point ज्यादा होगा, third नहीं होगा, और कहीं पे third point ज्यादा होगा, second नहीं होगा। हालांकि राइस ऐसी एक कमोडिटी है स्पेसिफिकली, और वीट भी कहीं पे नजदीक आ सकती है जहां पे ये चीज हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, एज आई सेड, 2 होगा मगर 3 नहीं होगा, और कहीं पे 3 होगा मगर 2 पॉसिबल नहीं होगा। सो ये एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि राइस पर्टिकुलरली और वीट, ये दो कमोडिटीज यहाँ पे स्पेसिफिकली आ सकती हैं, बट उसमें से राइस तो एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, मगर वीट हमें यूज करके आप एक आपकी एसेट क्लास यूज करके आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
एनी अदर क्वेश्चंस एनीबडी, और कोई किसी को क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है? अदरवाइज देन वी कैन मूव टुवर्ड्स वाइंडिंग अप. Sir, as I can see that we do not have any other questions for the session. So I think we'll wind up the session. So thank you so much everyone for your valuable time. And we really hope कि आपको इस session से कुछ insights मिले होंगे. And we will be happy to see you participating on our platform. So thank you so much everyone. Thank you so much Amok sir for your valuable insights on the derivative market. Yeah, thank you.